हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो देखिए, बोरोवर्स बैंक से लोन में पैसा लेते हैं और बोरोवर्स लोन की पैसे के बदले उनको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं मंथली, किसको, बैंक को। तो लेकिन क्या होता है कि 90 डेज तक अगर बोरोवर्स ने बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाती है। यानी कि एक ऐसी असेट, ऐसा एडवांस जिस पर कोई जिस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उस वो असेट्स आपकी बैड असेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाएगी। क्योंकि बोरोवर ने कुछ कोलेटर रखा होगा ना बैंक से लोन लेने के लिए, तो वो ही कोलेटरल आपका एनपीए कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहलाएगी। तो एनपीए क्या होता है? एक लोन या एडवांस होता है जिसका इंटरेस्ट पेमेंट अगर 90 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू है, अगर रह गया है, बोरोवर पे नहीं कर रहा, तो ये असेट्स आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाती है। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट है, जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट। ऐसे में ऐसी असेट होती है जो ये सिम्टम्स दिखाती है कि अगर 90 डेज में किस तरीके से असेट बैड असेट में चेंज हो जाती है। तो ये क्या सिम्टम्स दिखाने शुरू होते हैं? देखिए, 0 डेज, इधर तो ये तो ड्यू डेट है ही जिस पर बोरोवर को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन अगर 30 डेज हो जाती हैं तो ऐसे में 0 होता है, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट अभी 0 है। 60 डेज अगर हो जाते हैं, यानी कि ऐसे में 1, एक पैरामीटर होता है ये कि यहाँ से आपकी बैड असेट के सिम्टम्स होने स्टार्ट हो गए, तो ये ऐसे में 1 कहलाता है। 90 डेज जब हो जाते हैं तो इसको ऐसे में 2 कहते हैं। और अप टू अगर 1 ईयर हो जाता है कि कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की जा रही, तो इसको सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ये डाउटफुल होता है और आपका ये लॉस में जाता है बैंक के लिए, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाती है। तो देखिए किस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है एसएमए का, ये इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने 2014 में। तो एज पर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड ट्वाइस इन ईच ईयर बाय द आरबीआई, यानी कि आरबीआई एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक साल में 2 बार। तो ये जो रिपोर्ट है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, अभी ये जो रिपोर्ट आई है ये बताती है कि मार्च 2023 में पूरे 10 साल का लो रहा है, 10 ईयर्स का लो रहा है, यानी कि 3.9% का लो रहा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में, यानी कि बैंक के लिए अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं कि इनको हम किस तरीके से रिकवर करेंगे लोन को। तो ये देखिए, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी कि पीसीआर। तो ये एक रेशियो होता है जो ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच मनी ए बैंक हैज सेट असाइड टू कवर लोन लॉसेस, कि अगर बैंक को इस तरीके से लोन के लॉसेस होते हैं तो बैंक ने कितनी मनी एक साइड में रखी हुई है कि इन लॉसेस को वो बियर कर सके या बैलेंस कर सके। तो पीसीआर इज इक्वल टू होता है प्रोविजनिंग कैपिटल अपॉन ग्रॉस एनपीए, यानी कि जितनी भी टोटल आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट है उसमें से उस डिवाइड होता है प्रोविजनिंग कैपिटल, यानी कि जो भी आपकी कैपिटल है। तो पीसीआर क्या है? एक गॉज है, एक पैरामीटर है जिसमें कि बैंक किस तरीके से लॉसेस के लिए खुद को प्रिपेयर करती है इसका पता लगता है। तो पीसीआर इंक्रीज होता है जैसे जैसे एनपीएस का टाइम बढ़ता जाता है, क्योंकि देखिए अगर एनपीएस का टाइम बढ़ेगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो पीसीआर यानी कि ये एक ऐसा रेशियो है जो लोन के लॉसेस को कवर करता है, तो वो भी इंक्रीज होता है। अब देखिए क्या क्या मेजरमेंट लिए गए हैं एनपीएस को एड्रेस करने के लिए। अब ये तो है नहीं कि जो कोलेटरल बोरोवर्स ने दिए बैंक को, कोलेटरल का मतलब होता है जो भी गिरवी रखना होता है ना, जिससे बैंक लोन लेती है, चाहे वो हाउस भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकती है, या भी कोई और एसेट्स हो सकती है। तो ये एड्रेस करने के लिए क्या मेजरमेंट है? तो 1993 में आया डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, से हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। 2000 में आया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सीआईबी। 2001 में लोक अदालत ने कुछ मेजर लिए। 2002 में सरफासी एंड एआरसी एंड पीसीए ने, और 2014 में पीजे नायक कमेटी और जेएलएफ ने। 2015 में इंद्रधनुष, डी सिव और एक्यूआर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें मैं आगे आपको डिफाइन करने वाली हूँ। 2016 में बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड आईबीसी ने। 2017 में बैंक रिकैपिटलाइजेशन हुआ। 2018 में प्रोजेक्ट सशक्त आया, और 2019 में 4R स्ट्रेटेजी आई, और 2021 में बैड बैंक के नाम से आपका ये मेजरमेंट लिए गए कि एनपीएस को किस तरीके से मेज़र किया जा सकता है। चलिए
हम पढ़ते हैं अब एक एक करके सबको। तो ये देखिए, मैं हो सकता है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाऊँ या हो सकता है सारे भी क्लियर करा दूँ। तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, DRT 1993। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप इससे पहले की सारी वीडियो उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर। और दूसरा, ये बैंकिंग चैप्टर नंबर 8 पुल्स अरिहंत इकोनॉमी का पार्ट नंबर 8 या 9 चल रहा है। मैं 10 मिनट्स अराउंड की छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप सिलेबस अपना जल्दी से एग्जाम से पहले कवर कर पाओ। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जैसे आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं, तो थैंक यू। इसके बाद देखिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, DRTs क्या होते हैं 1990। देखो, DRT एस्टेब्लिश हुए फैसिलिटेट करने के लिए। क्या फैसिलिटेट करने के लिए? यानी कि डेट रिकवरी, बैंक डेट रिकवरी कर पाएँ और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी उनके कस्टमर हैं, अगर बैंक के पास डेट है इस तरीके का, असेट्स है, बैड असेट्स, तो उनको रिकवर कर पाएँ। ये DRT एस्टेब्लिश किए गए ये सुविधा देने के लिए। तो DRT स्टेचुरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये RDB के सेक्शन 3 के अंडर बनाई गई है। RDB मतलब रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो DRT इज़ फुली एम्पावर्ड। DRT को पूरी पावर दी गई है कि वो कंप्रहेंसिव ऑर्डर्स पास करे एक सिविल कोर्ट में, और इसकी जो मिनिमम लिमिट है केस फाइल करने की, वो कम से कम 20 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। 20 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अगर आप 20 लाख रुपीज़ तक का डेट रिकवर करना चाह रहे हैं तो आप सिविल कोर्ट में इससे रिलेटेड एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। कौन कर सकता है इसको? DRT बैंक के लिए। अब देखेंगे, अब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है, ना ये बैंक है ना ये कस्टमर है, ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करता है लोन्स के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड्स के रिगार्डिंग और इंडिविजुअल्स के बारे में, और इनको शेयर करता है विद इट्स मेंबर्स। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो मेंबर होते हैं इनके साथ शेयर करता है बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से डेट को रिकवर करें और बैड असेट्स को किस तरीके से बैलेंस करें। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एड करती हैं, यानी कि उनकी हेल्प करती हैं क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्यूएट करने के लिए कि किस तरीके से लैंडिंग डिसीजन लिए जाएं और किस तरीके से क्रेडिट दिया जाए ताकि आगे जो लोन है आपका वो NPA ना बने। तो ये लाइसेंस होते हैं RBI के द्वारा, और इनको गवर्न कौन करता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। और ऐसा फर्स्ट ब्यूरो था सिबिल। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ही होता है जो फाउंड हुआ था ईयर 2000 में। और सिबिल के अलावा 3 क्रेडिट ब्यूरो और हैं, जैसे कि इक्विफैक्स, एक्सपेरियन एंड CRIF। और ये हाई मार्क आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये इंडिया में हाई मार्क ऑपरेटिंग हैं जो कि बैंक की हेल्प करते हैं कि वो अपने NPAs को कंट्रोल कर पाएँ और मेज़र कर पाएँ। इसके बाद देखिए, लोक अदालत। लोक अदालत को भी ये पावर दी गई कि वो NPA के केसेस को सुने, कितने अप टू 20 लाख तक के, ताकि उनकी रिकवरी बैंक कर सके। इसके बाद सरफासी एक्ट 2002। ये एक्ट परमिट करता है बैंक को कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर देयर NPAs, कि ये एक्ट परमिट करता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो NPA को रिकवर कर सके, किसके बिना किसी कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के, थ्रू एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सिक्योर्ड असेट्स इन NPAs अकाउंट्स विद एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ रेट 1 लाख एंड एबव। कि कोर्ट को बिना इन्वॉल्व किए ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परमिट कर सकें कि वो अपने NPA को रिकवर कर लें, किसके थ्रू? एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग द सिक्योर्ड असेट्स। जो भी सिक्योर्ड असेट्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, उनको एक्वायर करके, जो 1 लाख के अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है किसके अगेंस्ट? ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि जो कोलेटरल गिरवी रख के लोन लेते हैं। अब ये अवेलेबल है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में। और ये एक्ट प्रोवाइड करता है 3 ऑल्टरनेटिव मेथड नॉन परफॉर्मिंग असेट को रिकवर करने के लिए। तो क्या क्या है वो 3 ऑल्टरनेटिव मेथड? फर्स्ट इज सिक्योरिटाइजेशन। ये एक प्रैक्टिस है
जहाँ पे वेरियस टाइप के जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि जो असेट्स होती है, जो आपकी एनपीए है, उनको कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को लोन पर उनको दिया जा सके और उनको बॉन्ड के रूप में इन्वेस्टर को बेचा जा सके। तो इस तरीके से सिक्योरिटी होगी बैंकिंग सिस्टम में कि जो भी एनपीए है उसको बॉन्ड के रूप में इन्वेस्टर को बेच दिया जाता है। सेकंड ऑल्टरनेट है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, यानी कि बोरोवर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता, तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक उसकी सिक्योरिटी की ऑनरशिप को टेक ओवर कर सकता है और उसकी जो भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है या उसने जो भी कोलेटरल रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ, उसको ऑक्शन में बेच सकता है, ऑक्शन उनका कर सकता है। यह है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द कोर्ट्स इंटरवेंशन। थर्ड इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसी। और जो मेन फीचर हैं इस एक्ट के, ये प्रमोट करते हैं एआरसी को सेटअप करने के लिए। एआरसी क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।